नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इसका पूरा नाम है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि आजकल कोरोना एक महामारी के रूप में उभरा हुआ है और पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है और हर देश चाहता है कि इससे कम इसका संक्रमण हो और जो संक्रमित लोग हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी उपचार करके उनको ठीक किया जाए, जिससे कि मानव को बचाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से रास्ते पर लाने का कार्य किया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस रोग का अभी तक कोई भी उपचार नहीं है, ना ही कोई इसका वैक्सीन है। साथ ही एंटीवायरल ड्रग्स भी इतनी कारगर अभी नहीं हैं। तो इस मामले में ये समस्या उठती है कि हम इससे कैसे निपटें, इसके निपटने के हमारे पास क्या कयास हो सकते हैं। तो इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने एक पुरानी पद्धति है प्लाज्मा थेरेपी, इसको प्रयोग करके रोगों को बचाने का करने का प्रयास कर रहे हैं। इस रोग में कोरोना वायरस जैसे रोगजनक सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर में संक्रमित करते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। वैसे हमारे शरीर में दो तरह के रक्षा तंत्र होते हैं, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र हम लेके पैदा होते हैं, और एक्वायर्ड जो होता है वो हम इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैथोजन के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं ब्लड में, और वो उन रोगाणुओं से लड़ने में उनकी क्षमता होती है और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये प्रतिरक्षी तत्व पुलिस के उन खोजी कुत्तों की तरह होते हैं जो किसी बाहरी घुसपैठिए के आने पर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। शरीर के भीतर जैसे ही कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो वो प्रतिरक्षी उसे पहचान कर शरीर को संक्रमण से निजात दिलाने में मदद करते हैं। रक्त संचारण थेरेपी में भी बीमारी से उबर चुके व्यक्ति के प्रतिरक्षी तत्वों को लेकर दूसरे रोगियों के शरीर में डाल दिया जाता है। इस तरह बीमार व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है और वायरस का सामना कर सकता है। कुल मिला के बात इसमें ये होती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन है तो हम क्या करेंगे कि उसको क्योर करेंगे, और वो अपने आप पर्सन अगर रिकवर हो गया है क्वारंटाइन में रखने से, आइसोलेशन में रखने पे और नॉर्मल ट्रीटमेंट करने से, अगर वो पर्सन रिकवर हो गया है यानी कि उसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स डेवलप हो चुके होंगे, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके होंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि उस एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स को निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस उपचार की विधि क्या है, तो इस उपचार पद्धति में कोविड-19 से या किसी अन्य रोग से उभर चुके जो वायरस से हुए हों, स्पेशली हम इस समय बात करेंगे कोविड-19 से रोगियों के शरीर से रक्त लिया जाता है जो रिकवर हो चुके हों। उसमें से सीरम को अलग कर लिया जाता है और उसका परीक्षण वायरस को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी तत्वों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर वो व्यक्ति रिकवर हुआ है और रिकवर होने के बाद अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं, इसकी पहले हमको जांच करनी होती है। बीमारी से उबर चुके मरीज से प्राप्त प्रचुर एंटीबॉडी से युक्त कॉन्सनट्रेटेड सीरम या रक्त सीरम को कोविड-19 से पीड़ित दूसरे मरीज के शरीर में डाला जाता है। यानी कि कन्वर्टेड सीरम का मतलब क्या होता है कि वो सीरम जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो रिकवर हो चुका हो उससे प्राप्त किया जाए, रिकवर पर्सन से प्राप्त किए गए सीरम को कन्वलेसेंट सीरम कहा जाता है। इस तरह बीमार व्यक्ति कृत्रिम प्रतिरक्षा प्राप्त करता है और रक्तदाता से रक्त प्राप्त करने और बीमार व्यक्ति को दिए जाने से पहले दाता की जांच की जाती है। सबसे पहले कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाने वाला रक्तदाता का स्वाब परीक्षण मतलब होता है कि हम उसमें नाक या मुँह गले से हम स्वाब लेते हैं और उसका परीक्षण लेते हैं, और उसका परीक्षण नेगेटिव होना चाहिए
और ये स्वस्थ घोषित किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद बीमारी से उबर चुके व्यक्ति को 2 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है, या फिर संभावित दाता में कम से कम 28 दिनों तक बीमारी का कोई लक्षण नहीं उभरना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक शर्त का अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी है। मतलब रक्तदाता से रक्त प्राप्त करने और बीमार व्यक्ति को दिए जाने से पहले दाता की जांच की जाती है। सबसे पहले रक्तदाता का स्वाब परीक्षण होना चाहिए जो नेगेटिव आना चाहिए और उसके स्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद रिकवर हो चुके व्यक्ति को 2 सप्ताह तक और इंतज़ार करना चाहिए और संभावित दाता में कम से कम 28 दिनों तक बीमारी का कोई लक्षण नहीं उभरना चाहिए। इनमें से 2 में से अगर कोई एक चीज़ हो रहा है तभी हम इस पे ट्रीटमेंट हम करेंगे। अब बात आती है कि इस थेरेपी को कौन प्राप्त कर सकता है। तो शुरू में हम कम संख्या में रोगियों पर इसका उपयोग करेंगे। फिलहाल केवल गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों में प्रायोगिक रूप में इसके सीमित उपयोग की अनुमति है। इसके लिए पहले सूचित तौर पर सहमति ली जाती है। यह क्लिनिकल ट्रायल के रूप में आयोजित किया जाएगा। 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के कोविड-19 क्लिनिक भी इस पहल में शामिल हैं। अब बात आती है कि ये वैक्सीन से कैसे अलग है। तो एक तरह से हम इस थेरेपी को प्लाज्मा थेरेपी को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जिसको जानते हैं इसको कह सकते हैं। पैसिव का मतलब, एक्टिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी उस पैथोजन के लिए खुद एक्सपोज हो और हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए। पैसिव का मतलब होता है कि हमको प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में डाल दिया जाए। जब एक टीका लगाया जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। टीकाकरण के बाद जब कोई व्यक्ति किसी रोगजनक सूक्ष्मजीव से संक्रमित होता है तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो संक्रमण को बेअसर कर देती है। टीकाकरण किसी विशिष्ट संक्रमण के प्रति आजीवन प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है, जबकि पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रभाव केवल तभी तक रहता है जब तक इंजेक्ट की गई एंटीबॉडी रक्त प्रवाह में मौजूद रहती है। इसकी एक मियाद होगी या संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को अस्थायी सुरक्षा उपलब्ध कराती है, परमानेंट नहीं होती है। किसी नवजात बच्चे में इसकी एंटीबॉडी विकसित होने से पहले माँ स्तनपान कराकर उसे अपनी एंटीबॉडी प्रदान करती है। मतलब ये हुआ इसका कि वैक्सीन जब हम किसी बॉडी में डालते हैं तो वैक्सीन्स हमारी बॉडी में जब होते हैं और हम किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए एक्सपोज होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके हमारी बॉडी में रख लेती है। और जैसे उस रोग का बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में पहले से डेवलप्ड इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया वायरस पर अटैक कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। जबकि पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ को बॉडी में डालते हैं और वो जब तक वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहेगा तभी तक हम उसके लिए इम्यून हमारी बॉडी रहेगी और ये एक प्रकार का टेम्परेरी प्रोटेक्टिव सर्विस है, ये परमानेंट नहीं होता है। अगली बात अगर हम यहाँ पे कहें कि ये टेक्निक जो है आपका कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कितनी सुरक्षित है, तो ब्लड बैंक की आधुनिक तकनीकों से रक्त जनित रोगजनकों की पहचान की पद्धति काफ़ी मजबूत हो गई है। रक्तदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के रक्त के नमूनों का मिलान करना अब मुश्किल काम नहीं रह गया है। इसलिए जाने अनजाने संक्रामक एजेंटों को स्थानांतरित करने या रक्त संचार के कारण होने वाली प्रक्रियाओं के उभरने के जोखिम भी कम हो गए हैं। आशा किशोर ने बताया है कि रक्तदान करते समय रक्त समूह और RH अनुकूलता देखी जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति का हम प्लाज्मा ले रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और RH फैक्टर होना चाहिए। रक्त ब्लड ग्रुप क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग अलग टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ वही लोग रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं जिनके रक्त के नमूने मेल खाते हों, यानी कि A वाला A का A++ वाले को, नेगेटिव वाले को या नेगेटिव पॉजिटिव वाले को दे सकता है।
रक्तदाता का कई कारकों के आधार पर परीक्षण के बाद रक्तदान की अनुमति दी जाती है। केवल ब्लड ग्रुप के साथ साथ और चीज़ें देखी जाएंगी कि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स तो नहीं हैं जो कुछ और समस्या उत्पन्न कर सकें। रक्तदान से पहले रक्तदाता का हेपेटाइटिस, HIV और मलेरिया जैसे रोगों का परीक्षण किया जाता है। ये सब तो उसमें नहीं है पहले से। जिससे सुरक्षित किया जा सके कि रक्त प्राप्तकर्ता में इस रक्त के जरिए कोई रोग संचरित न होने पाए, यानी कि रोग कोई डिजीज़ ट्रांसमिट न होने पाए। और अंतिम बात इसमें होगी प्राप्तकर्ता के शरीर में कब तक ये एंटीबॉडी रह सकती है। तो कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो रोगी को दी गई एंटीबॉडी जो होती है सीरम, वो प्राप्तकर्ता के शरीर में कम से कम 3 या 4 दिनों तक रहती है। इस दौरान बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। अमेरिका और चीन में कुछ अध्ययनों के मुताबिक प्लाज्मा संचार के फायदेमंद नतीजे 3 से 4 दिनों में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से इस थेरेपी का उपचार करके हम कोविड-19 से बच सकते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा थेरेपी पे शॉर्ट नोट्स था। हम प्लाज्मा क्या होता है इस पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।